अगर आप विदेश में पढ़ाई करने का प्लान बना रहे हैं तो जरा संभल कर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कनाडा में पढ़ाई का सपना लिए 700 छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया और अब वो फंस गए हैं, बड़ी मुसीबत में है। सीबीएसए यानी कि कनाडा बोर्ड सर्विस एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि छात्रों के एडमिशन ऑफर लेटर फर्जी थे। ऐसे सभी छात्रों को कनाडा सरकार अब भारत डिपोर्ट करने की बात कह रही है। अब शुरू से जरा आपको पहले पूरा मामला बताते हैं। देखिए, दरअसल 700 छात्रों ने साल 2018 से 2019 के बीच जालंधर के एजुकेशन माइग्रेशन सर्विस सेंटर के जरिए स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन किया। हम्बर कॉलेज में दाखिला के लिए हर एक छात्र से 16 से 20 लाख रुपए लिए गए और साथ में हवाई टिकट और सुरक्षा खर्च अलग से वसूले गए थे। जब सभी छात्र कनाडा पहुंचे तो उनसे कहा गया कि हम्बर कॉलेज की सभी सीटें फुल हो चुकी हैं। ऐसे में उन्हें अगले सेमेस्टर तक यानी कि 6 महीने तक का इंतजार करना होगा, ये कहा गया। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलाने की बात कह दी गई। अब छात्र तो कनाडा पहुंच चुके थे, वापस कैसे जाते? वापस जाने का खर्च भी उन पर भारी पड़ सकता था। ऐसे में बिना दाखिले के स्टूडेंट वीजा सिर्फ 3 महीने तक ही वैलिड रहता। ऐसे में छात्रों ने एजेंसी के बताए एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। इस एजेंसी ने ही कहा कि आप यहां छोड़ के दूसरे कॉलेज में चले जाओ। अच्छा, यह बात हो गई। अब इसके बाद पूरे मामले में नया मोड़ तब आता है जब सालों बीत जाने के बाद छात्रों ने कनाडा में स्थायी निवास के लिए आवेदन किया। सीबीएसए यानी कि कनाडा बोर्ड सर्विस एजेंसी ने सभी छात्रों के दस्तावेजों की जांच की। जांच में पाया कि जिस एडमिशन लेटर के जरिए भारत से कनाडा आए गए थे वो फर्जी था और इसका खुलासा होते ही सभी छात्रों को कनाडा सरकार अब भारत डिपोर्ट करने की बात कह रही है। दूसरी तरफ कनाडा के लिए छात्रों को एडमिशन ऑफर लेटर देने वाला ब्रजेश मिश्रा फरार बताया जा रहा है। वहीं एसोसिएशन ऑफ कंसल्टेंट फॉर स्टडीज एसोसिएशन के सदस्य का कहना है कि ब्रजेश मिश्रा एसोसिएशन का सदस्य ही नहीं था। एसोसिएशन को इस एजेंट की जानकारी ही नहीं थी। विद्यार्थियों के साथ पूरी तरह से धोखा हुआ है। इधर विदेश मंत्रालय ने अब इन छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि नेक नियत से काम करने वाले छात्रों को सजा देना अनुचित है। जो वास्तव में दोषी है उसे इस मामले में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। वहीं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो छात्रों के साथ न्याय करने की बात कह रहे हैं। क्या इस वक्त चल रहा है इस पूरे मामले में, पहले जरा अपडेट ले लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। फिर हम एक खास मेहमान जो कि हमारे साथ कनाडा से जुड़ेंगे, वहां के बैरिस्टर हैं, इमिग्रेशन लॉ के जानकार हैं, उनसे चर्चा करेंगे। कनाडा में भारतीय छात्रों पर इन दिनों डिपोर्टेशन की गाज गिरी हुई है। एजुकेशन वीजा पर कनाडा गए 700 भारतीय छात्रों का ऑफर लेटर नकली पाया गया है। ये मामला उस समय चर्चा में आया जब इन छात्रों ने कनाडा में स्थायी निवास के लिए आवेदन किया था। ठगी का शिकार हुए भारतीय छात्रों ने कनाडा में जमकर प्रदर्शन किया। इस मामले पर अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान सामने आया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मुसीबत में फंसे इन भारतीय छात्रों को आश्वासन दिया है कि सरकार हर एक मामले का मूल्यांकन करेगी। सरकार का पूरा फोकस मामले में दोषियों की पहचान कर उन्हें सजा दिलाने पर है। तो वहीं इस मामले पर जालंधर के एडीसीपी का कहना है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस मामले के मास्टरमाइंड ब्रजेश के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ हमने लुकआउट नोटिस जारी करवा दिया और जैसे ही हम बाकी इंटर एजेंसी के कोऑर्डिनेशन आगे कर रहे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी इस चीज को जैसे से पहुंचा। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लवलीन गिल जो कि कनाडा में बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर हैं और इमिग्रेशन मामलों के जानकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है लवलीन जी आपका हमारे शो में। पहले तो ये बताएं सर कि एक जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की दरकार थी इस पूरे मामले में, क्योंकि जैसा हम पढ़ पा रहे हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ हैं इमिग्रेशन को लेकर। डिपोर्टेशन तो छोड़ दीजिए, बैन का भी खतरा हो सकता था। तो क्या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ है और करंट स्थिति क्या है? जी, अगर हम करंट स्थिति की बात करें तो जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट भी ये बात कही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें विक्टिम के तौर पे, उन्हें पीड़ित के तौर पे देखा जाएगा
और जो कोशिश होगी जो सिस्टम की, वो दरअसल जो असली आरोपी हैं, जिस तरह आपने कुछ नाम लिए, जो कथित आरोपी हैं, उन तक पहुंचकर इस मामले की जो जड़ तक पहुंचने की कोशिश जो गवर्नमेंट की होगी। और जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं शॉन फ्रेजर, वो भी कई बार ये बात कह चुके हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने कही है। उन्होंने ट्विटर पर, अपने ट्विटर हैंडल पर भी ये बात कही है। सो जो सरकार है उसने बड़ा ये जो व्यू पॉइंट एक लिया है, जैसे कि एक मोशन भी पास हो चुका है पार्लियामेंट में। पहले सहमति नहीं बन पाई थी विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उनमें, लेकिन अब एक मोशन पास हो चुका है जिसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो चीजों का जायजा ले रही है। जल्द ही उस पार्लियामेंट्री कमेटी के आगे जो विटनेसेस हैं, जो गवाह हैं, वो भी पेश होंगे और उसके बाद फिर कोई जो अनाउंसमेंट है उसके आने की जो संभावना बन जाएगी। गिल साहब, एक थोड़ा सा हमें कनाडा के कानून के नजरिए से हमें बात समझाएं, क्योंकि हमने कनाडा के लॉ के बारे में बड़ी चर्चा सुनी है और वहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन के लॉ बड़े सख्त हैं। जैसा मैं कह भी रहा था कि डिपोर्टेशन तो छोड़ दीजिए, वहां पर शायद 4-5 साल के बैन की बात उसमें है। अब एक मोशन के बाद ट्रूडो साहब भी कह रहे हैं कि हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस सुनेंगे, लेकिन इतना सख्त लॉ है और बिना कोई कानून में कोई बड़ा बदलाव किए क्या वाकई में ये पॉसिबल है कि वहां की सरकार बच्चों को न्याय दे पाएगी? जी बिल्कुल, आपने ये दुरुस्त बात कही कि जो कानून है वो बड़ा सख्त कानून है, एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी जिसे हम कह सकते हैं। क्योंकि इसका रीजन ये है कि अगर आपने सिस्टम की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है तो आपको मिस रिप्रेजेंटेशन पर बहुत सख्त कानून रखना पड़ेगा। इसीलिए जब फेडरल कोर्ट्स में भी ऐसे मसले गए कनाडा में पहले, जहां मिस रिप्रेजेंटेशन हुई, जहां एजेंट की ओर से मिस रिप्रेजेंटेशन हुई, इवन ऐसे भी केस हैं जहां पर जो एप्लीकेंट है उसने सिग्नेचर्स भी नहीं किए, उसके सिग्नेचर्स भी फॉर्ज किए गए इमिग्रेशन एजेंट की तरफ से। वैसे केसेस में भी अदालत की ओर से कोई राहत जो है उन्हें नहीं मिली एप्लीकेंट को, क्योंकि लॉ ये कहता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन योर एप्लीकेशन। अगर आपका एजेंट भी कोई इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन करता है तो जो आखिरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। सो उसमें जो दूसरी बात आपने कही, जो सेक्शन 40 है इमिग्रेशन एक्ट का, वो बैन की बात करता है। पहले वो 2 साल का था, अब उसको बढ़ाकर 5 साल का बैन कर दिया गया है मिस रिप्रेजेंटेशन के केसेस में। पर वो जो बैन है उसकी डिस्क्रेशन जो ऑफिसर है जो डिसीजन ले रहा है, उस ऑफिसर के पास डिस्क्रेशनरी पावर है। Okay. ऐसा नहीं है कि वो बैन हर एक केस में लगाया ही जाए, वो कोई लाजमी नहीं है, लेकिन डिस्क्रेशनरी पावर है। दूसरी बात, जो सवाल आपने पूछा कि सरकार क्या कर सकती है, इसमें देखिए जरूर ये कानून है जो बहुत सख्त कानून है, लेकिन प्रावधान ऐसा भी है कानून में जिसमें मिनिस्टर जो है वो अपनी डिस्क्रेशनरी पावर यूज करते हुए ह्यूमैनिटेरियन और कंपैशनेट ग्राउंड्स पर राहत जो है वो दे सकते हैं। चलिए सर, ये एक थोड़ी सी राहत बड़ी बात है कि कानून बड़ा सख्त है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कुछ अच्छे फैसले इस मामले में कम से कम ले सकते हैं। एक चीज और है, कहा जा रहा है, ट्रूडो साहब भी कह रहे हैं कि हम दोषियों तक पहुंचेंगे। अब जरा हमें बताइए सर, इसके 2 नजरिए सामने आ रहे हैं। पहला, जो भारत में जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट था कथित रूप से, अब वो क्या उसके पास अथॉरिटी थी नहीं थी, वो आरसीआईसी एजेंट था नहीं था, ये तो सब चेक करना होगा। तो एक तो दोष इनका लग रहा है प्राइमा फेसी। दूसरा सर, बच्चों का ये कहना है कि हम 2018-19 में वहां पे चले गए थे, अथॉरिटीज ने इसे अर्लियर स्टेज पे क्यों नहीं पकड़ा? तो क्या कनाडा सरकार ये भी देख रही है कि कनाडा में भी कुछ चूक हुई है? जी बिल्कुल, दोनों बातें जो आपने सही कही हैं। एक तो पहले हमें ये देखना होगा कि भारत में, खास तौर पे पंजाब में,
जो इतने एजेंट्स हैं जो अपना ऑफिस अनरेगुलेटेड प्रोफेशन है, ये इसे रेगुलेट किस तरह किया जाए ताकि जो छात्र हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो और लोग हैं जो इमिग्रेशन जाना चाहते हैं विदेश, उनका जो शोषण है जो इन लोगों की तरफ से हो रहा है, जो कुछ लोग इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं इलीगल और लोगों का शोषण कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से रेगुलेट करके रोका जाए, ये सवाल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है इंडिया में। बिल्कुल। और दूसरी बात जो आपने कही कि कनाडा में जो सिस्टम है उसने पहले इसे क्यों डिटेक्ट नहीं किया, उसमें ये है कि इमिग्रेशन लॉ में अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं, फेडरल कोर्ट में भी जाते हैं, आप सिस्टम से बात करते हैं, तो सिस्टम आपको एक क्रेडिबल पर्सन समझता है। जो क्रेडिबिलिटी आपकी है उसे आपको एक क्रेडिबल पर्सन माना जाता है, आप पे विश्वास किया जाता है अनटिल एंड अनलेस कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है इम्पीच हो जाए। इसमें हम ये बात कह सकते हैं कि जो ब्लेम है वो हम इस तरह से सिस्टम पर दें कि आपने पहले क्यों नहीं इस फ्रॉड को पकड़ा, तो मैं नहीं समझता कि इतना जायज होगा। लेकिन ये जरूर है कि कैनेडियन सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, ये हम कह सकते हैं आईआरसीसी में। गिल साहब, मैं इस हवाले से इसे कह रहा हूं क्योंकि अभी भी भारत में बहुत सारे बच्चे होंगे, खास तौर से हमारे जो पंजाब के बच्चे हैं, वो विदेश में पढ़ाई के नाम पर इस तरह के ठगों के झांसे में आ जाते हैं। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन ये होता है कि वो जिस कॉलेज में जा रहे हैं, जिस सिस्टम के तहत जा रहे हैं, वहां पर क्या क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है कि इनको जो ऑफर ऑफ एडमिशन दिया गया है क्या वो इनके नाम का है, क्या वो इनके साथ धोखा करके लाया गया है, वाकई में एडमिशन हो सकता था इनका, सीट्स फुल हो गई, जबरदस्ती इनको बुला दिया, क्या मैनिपुलेशन हुआ है, क्या कोई चेक हो सकता है सर? जी, एक तो इसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन का एक सिस्टम है। एक तो पहले मैं ये भी कहूंगा जो छात्र अब फ्यूचर में आना चाहते हैं कि अपना जो एजेंट है उसका जरूर वेरीफाई करें, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। जो आरसीआईसी के जो एजेंट्स हैं, जो अप्रूव्ड एजेंट्स हैं, उनकी लिस्ट, उनकी सूची आपको ऑनलाइन मिल सकती है। आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं कि वो एजेंट वाकई में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। दूसरी बात कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जरूर होना चाहिए आईआरसीसी के पास, जिससे वो कॉलेजेस से वेरीफाई कर सके कि जो एडमिशन लेटर हैं ये जेन्युइन है कि नहीं है। क्योंकि सीबीएसई ने भी आप देखिए कि वेरीफाई कॉलेजेस से ही किया है, जहां से ये सारी बात शुरू हुई। दे गॉट इन टच विद द कॉलेजेस और उन्होंने जब वेरीफाई किया कि ये लेटर कॉलेज की तरफ से इशू हुआ है कि नहीं हुआ, तो वहां पे सब बात क्लियर हो गई। सो कॉलेज से बात की जा सकती है, ऑनलाइन जो रिसोर्सेस हैं वो यूज किए जा सकते हैं एजेंट्स की जो है वेरिफिकेशन के लिए। और इस तरह से, क्योंकि जो सीबीएसई ने भी ये इसी तरह से वेरीफाई किया है कॉलेज से बात करके, तो जो सिचुएशन है वहाँ जो छात्रों की, अब हम नहीं कह सकते कि क्या रही होगी, कि उन्हें उस वक्त जो है उन्हें क्या बातें कही गई, कैसे उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया गया, बिल्कुल। सो ये हम नहीं कह सकते। ऑलराइट सर, ये अब आखिरी जो मेरा आपसे सवाल होगा, हमारे भारतीय उन बच्चों के लिए जो कनाडा में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए पहला पीस ऑफ एडवाइस तो यही है कि आप चेक कर लें कि आपका एजेंट आरसीआईसी एजेंट है या नहीं है। आरसीआईसी मतलब रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, वो है या नहीं है, और इसके सारे के सारे प्रावधान आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो कम से कम बेसिक चेक करके जाइए। इसके अलावा आप कोई एडवाइस देना चाहें सर, जो जाना चाहते हैं वहां पर और इस तरह की सिचुएशन में ना फंसे, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? जी, पहला तो जैसे आपने बता दिया कि एजेंट का चेक करें, और दूसरा ये है कि कॉलेजेस को भी वेरीफाई करें कि कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी किस तरह का बैकग्राउंड है, किस तरह के कोर्सेज वो रन कर रहे हैं। अगर देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आज जमाना है, तो वो ये खुद भी कर सकते हैं। मैं तो इनकरेज करूंगा कि जो अपने आप जो एप्लीकेशंस हैं, बहुत लोग हैं जो खुद भी करते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं आज के यंग एज है उनकी, वो जुड़े हुए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। सो जो सारे रिसोर्सेज हैं, इवन वीजा अप्लाई करने के,
कॉलेज के जो कोर्सेस हैं वो भी ऑनलाइन हैं। उसके अगर खुद अप्लाई नहीं करना तो उसकी प्रोसेस की जानकारी जरूर लें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये वो चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया लवलीन गिल साहब, आपने वक्त निकाला। एक सवाल जो मैंने आपसे नहीं पूछा, वो इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आप कनाडा के लॉ के जानकार हैं। भारतीय एजेंसियां क्या कर रही हैं उन पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि भारत में अगर खुलेआम इस तरह से लोगों को ठगने वाले, लोगों के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोग घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंडियन एजेंसी पर भी सवाल उठते हैं। क्योंकि एक वो बच्चों का पैसा लूट रहे हैं, बच्चों का गोल्डन पीरियड लूट रहे हैं, 4-5 साल बच्चों ने वहां पे दे दिए, उनका वो उसके गुनहगार हैं, इसलिए उनको भी धरपकड़ बहुत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दूसरी बात ये है, मैं ऐड करना चाहूंगा आखिर में कि जब हमारी एजेंसीज या हम रेगुलेट नहीं करते और ऐसे फ्रॉड विदेश में पकड़े जाते हैं, तो उससे देश की भी जो छवि है वो खराब होती है। इसलिए इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज हर कोई ये बोलेगा कि भाई भारतीय एजेंट है वो फ्रॉड है, वो इनको भेज देते हैं और बिना सोचे समझे बच्चे भी चले आते हैं, तो एक देश की छवि को भी नुकसान होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के एजेंट्स की धरपकड़ हो। और न जाने कितने हैं, अभी तो ये पढ़ाई के नाम पर आए हैं, नौकरी के नाम पर विदेश भेजने वाले कबूतरबाजों का तो काला चिट्ठा हर कोई जानता है। और अभी भी है ये, इतने सारे लॉ बन गए, इतनी सारी रिपोर्ट्स आ गई, अभी भी गली गली मोहल्लों मोहल्लों में ये बसे हुए हैं। तो इनको खोज निकालना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, पर्टिकुलर स्टेट की एजेंसीज, पुलिस एनफोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि इनको कैसे वो पहचान करके धरपकड़ करें। थैंक यू लवलीन जी, वक्त निकालने के लिए आपका थैंक यू सो मच।